वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग क्लास 8 का SPL पढ़ेंगे। SPL जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो चैप्टर शुरू करने के पहले मैं बुक के साथ आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। ये वो बुक है जो आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। जो कंटेंट है इसमें वो 5 यूनिट में बटे हुए हैं। फर्स्ट यूनिट में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। यूनिट 2 में है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। इसमें चैप्टर 3 है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट और 4 है अंडरस्टैंडिंग लॉज। यूनिट 3 जो है वो जुडिशियरी से रिलेटेड है, द जुडिशियरी। इसमें चैप्टर 5th और 6th है। चैप्टर 5 जो है वो जुडिशियरी है और चैप्टर 6 जो है वो अपहोल्डिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यूनिट 4 में सोशल जस्टिस और द मार्जिनलाइज्ड है। इसमें चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हैं। चैप्टर 7 में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन है और चैप्टर 8 में कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन है। यूनिट 5 में इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 इंक्लूडेड हैं। चैप्टर 9 जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज से रिलेटेड है और चैप्टर 10 जो है वो लॉ एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। तो इसमें कुल मिला के 5 यूनिट्स में बटा हुआ है और उसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। हर यूनिट में 2-2 चैप्टर करके हैं, तो हम यूनिट वाइज ही इसको पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लें तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में हमें आसानी होगी। क्या है वो बेसिक चीज़ें? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी चीज़ का कुछ नियम कानून होता है, कुछ कायदा होता है, कुछ तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का। कोई सा भी गेम भी खेलें, सपोज आप एक गेम खेलते हैं फुटबॉल, तो इसका नाम क्या है? फुटबॉल। तो इस गेम के जो रूल्स होंगे उसमें ये कंपलसरी होगा कि इस गेम को खेलने में सिर्फ और सिर्फ पैर का इस्तेमाल करना है। और यदि कोई इस बॉल को हाथ में लेके एक दूसरे को पास करे तो ये फुटबॉल नहीं रह जाएगा बल्कि पासिंग द पार्सल हो जाएगा। तो तब हम क्या कहेंगे? ये गेम के नियमों के खिलाफ हो जाता है। ठीक इसी तरह से हर गेम में, सिर्फ फुटबॉल की ही बात नहीं करें, हर गेम का कुछ ना कुछ रूल होता है, हर गेम का कुछ ना कुछ नियम होता है और यही वो नियम होते हैं, यही वो रूल्स होते हैं जिससे हम किसी एक गेम को दूसरे गेम से अलग कर सकते हैं। कुछ इंडोर गेम्स भी हैं, जैसे आप लूडो खेल लीजिए, कैरम खेल लीजिए या फिर कोई और सा इंडोर गेम्स, उसके भी कुछ रूल्स हैं। और फिर आप बैडमिंटन खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, पोलो खेल लीजिए, इसके भी कुछ ना कुछ नियम है। तो ये नियम ही है जो हमें एक गेम को दूसरे गेम से अलग करने में सहायता करते हैं। अब आगे देखें तो ये किसी भी गेम का ये जो है ये फंडामेंटल रूल्स होता है। किसी भी गेम को खेलने का जो नियम होता है वो उसका फंडामेंटल रूल्स होता है। इसी वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स के बिना यदि आप कोई गेम खेलें तो फिर वो फाउल में गिनती होगा, तो वो काउंट नहीं होगा कि आप उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सोसाइटीज़ की यदि हम बात करें, जिस समाज में हम रहते हैं इसमें डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर। और यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो जब साथ में रहते हैं तो जो नियम बनाते हैं वो एक कॉन्सेंसस से नियम बनाते हैं। और ये कॉन्सेंसस क्या होता है? लोगों के बीच, हर सोशल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके बीच एक तरह की सर्वसम्मति, एक तरह की आम सम्मति, एक तरह का अग्रीमेंट होता है जिसके ऊपर बेस करके हम किसी समाज में रहते हैं। हर समाज का अपना एक नियम होता है, नियमों के बगैर समाज चलना मुश्किल है।
तो आप देखेंगे कि ये जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में यही कॉन्सेंसस रिटन फॉर्म्स में मिलते हैं। तो ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स जिसमें रूल्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं उन्हें ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमारा जो संविधान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमने इस बेसिक रूल को समझा कि किसी भी गेम का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी ग्रुप का, कुछ सोशल ग्रुप का कुछ ना कुछ नियम होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है, और मॉडर्न सोसाइटीज़ में यही कंसेंसस जो होता है उसे ही वो रिटन फॉर्म्स में होता है। और रिटन फॉर्म्स में जिस डॉक्यूमेंट में हमें ये कानून मिलते हैं उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका सब टॉपिक है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। सवाल ये पैदा होता है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये तो देख लिया कि ठीक है कुछ बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए, और किसी भी चीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी देश के संदर्भ की जब हम बात करें तो ये सवाल उठता है कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक चीज़ देखिए कि जितने भी विश्व में देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन सभी में कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि जो भी जहाँ भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डेमोक्रेटिक हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो क्या हमने समझा? हमने ये समझा कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये ज़रूरी नहीं कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ डेमोक्रेसी हो। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी बात लग रही है, पर ये समझ में आएगी आपको। मैं आगे जैसे जैसे एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल जब उठता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएंगे कि आखिर किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आइए देखें। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो उस देश का जो फंडामेंटल नेचर है सोसाइटी का उसको ये बताता है। और इसमें सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही शामिल नहीं होते हैं कि ठीक है कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कंट्री अपनाएगी, बल्कि उसमें सर्टेन आइडियल्स भी होते हैं जिसके ऊपर सभी लोग अग्री करते हैं कि ठीक है ये आइडियल्स हमारी कंट्री के लिए अच्छे हैं और इन्हें हमें अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सारी चीज़ों को बताती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कंट्री में क्या होता है, खासकर यदि हम अपने इंडिया की यदि बात लें, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं अभी, तो हम यदि इंडिया की बात लें तो किसी भी कंट्री में बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग रहते हैं जिनमें मिल के रहना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे सर्टेन आइडियल्स प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर सभी लोग अग्री होते हैं और तब उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। दूसरा है कि नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए हम नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। नेपाल में क्या था? नेपाल में कुछ समय पहले तक मोनार्की थी, यानी 1990 तक वहाँ मोनार्की थी, और इसीलिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि जितने भी डिसीजंस हैं वो किंग लेगा। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन था? उसमें किंग था। लेकिन और 1990 के बाद लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया कि ये मोनार्की से वो ऊब चुके थे, क्योंकि उनकी बात वहाँ सुनी नहीं जाती थी, उन्हें कोई राइट्स नहीं थे, वो कुछ कह नहीं सकते थे। तो इसमें उनका इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो संतुष्ट नहीं थे। तो जैसा कि सभी देशों में होता है, एक इतिहास भरा पड़ा है हमारे यहाँ कि हर कंट्री में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आसानी से नहीं चेंज हो जाता है। कोई भी अपनी सत्ता ऐसे ही किसी को नहीं दे देता है कि हाँ ठीक है भाई मैं अपना शासन छोड़ता हूँ अब तुम करो, है ना। तो इसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष चला और तब जाके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुई। नेपाल की बात हम कर रहे हैं तो पहले वहाँ 1990 तक मोनार्की थी
और जो सारी डिसीजन लेने की शक्ति थी वो राजा में निहित थी। लेकिन ये इस संघर्ष के बाद, इस स्ट्रगल के बाद 2006 में वहाँ नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गया, वहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हो गई, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे अपनाया गया। तो जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया तो आप खुद सोचो कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी होगा या नहीं, कि ठीक है कि कंट्री में तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री है लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है मोनार्की के टाइम का। तो किस चीज़ की ज़रूरत हुई? तो सबसे पहली ज़रूरत ये हुई कि जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो क्या चेंज होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो मोनार्की वाले टाइम का रहता और कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई होती। तो इस चीज़ को सही करना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए उसके बाद यानी कि 2006 में एक नया संविधान बना नेपाल का, जिसमें जैसा कि हर जगह पे होता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब चेंज होता है तो रिपब्लिक होता है, लोगों का शासन आता है और सत्ता जो है वो लोगों के हाथों में जाती है। तो उस तरीके से फिर नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें किसी भी देश के बारे में जो वहाँ की पॉलिटी है, जो उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर है, वो हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। हमारा सवाल था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना तो चलना ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट रूल्स होते हैं, रिटन रूल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई कंट्री काम करती है, जिसके अनुसार कोई कंट्री चलती है। तो थर्ड हम लोग देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर। देखो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, हम अपने क्लासरूम सिचुएशंस पे चलते हैं। क्लासरूम सिचुएशन में क्या होता है, मैम किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देती हैं, है ना। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि ठीक है भाई अब तो मैं मॉनिटर हो गया, अब तो मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, मुझे जो मर्जी होगी मैं करूँगा। उसके बाद जब मैम क्लास में आती है तो सबसे पहली शिकायत यही सुनने को मिलती है कि भाई कि मान लो कि मैम ये बोल के गई है कि ठीक है जो बच्चा बदमाशी करे उसका नाम आप बोर्ड पे लिख लीजिएगा या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसे ही मैम क्लास के अंदर घुसती हैं सबसे पहली शिकायत यही सुनने को मिलती है कि मैम ये इसने अपने फ्रेंड का नाम नहीं लिखा और मेरा नाम लिख लिया जबकि मैं बात भी नहीं कर रहा था, मैम इसने ऐसा किया, मैम इसने वैसा किया। तो होता क्या है कि जो बच्चा मॉनिटर बना है उसे लगता है कि हाँ मुझ में कुछ पावर है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट अननोइंगली वो उस पावर को नेगेटिवली इस्तेमाल करने लगता है। और ठीक यही चीज़ ये एक बच्चा सिर्फ नहीं करता है, यही चीज़ समाज में भी होता है कि जब शक्ति किसी के हाथ में आती है तो कहीं कोई उसे मिसयूज़ ना करे, इससे गार्ड करता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये निहायत ही ज़रूरी है कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे नियम कानून लिखे होते हैं जिसके अनुसार कंट्री चलती है। तो कोई भी इस तरीके का मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं करेगा। तो ऐसा कोई सिर्फ बच्चा नहीं करता बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर भी कर सकता है, जिसे हम चुनते हैं कई बार, वो भी अपने अधिकारों को, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं और उसके खिलाफ हमें कौन बचाता है? तो इस तरह की चीज़ों के खिलाफ हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गारंटी दी हुई है कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिलें। तो उसको पाने के लिए हम कुछ ना कुछ कदम उठाएं, ऐसा उसमें इंस्ट्रक्शंस है। कोई भी हमारा इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकता कि वो अपनी पावर को मिसयूज़ करके हम लोगों को परेशान करे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट वो है कि ensure that a dominant group does not use its power against less powerful people or group। जैसा कि मैंने बोला कि हर कंट्री में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। हमारी कंट्री में भी सेम ऐसा ही है, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। तो होता ये है कि जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को परेशान करता है कई बार। इसका ये मतलब है कि जो समाज में ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं वो लोग कम पावरफुल लोगों को या जिनके पास थोड़ी कम शक्ति है या वो किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को वो अपनी शक्ति से परेशान ना करें। तो इससे भी रक्षा कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ लिखे हुए होते हैं तो हम उसके आगे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और यदि किसी ने किसी को परेशान किया तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है। पर पहले चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग समझ लें इस पॉइंट को, कि एक जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टोरी बोर्ड में, वो ये है कि
क्लास में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं और बॉयज़ बोल रहे हैं कि ठीक है हम फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियां कह रही हैं कि ठीक है हम कोई और सा गेम खेलेंगे, लेकिन क्योंकि लड़कियों की संख्या क्लास में कम है और बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है तो बॉयज़ की बात मानी जाती है। और ठीक इसी तरह कई बार हो जाता है कि मेजॉरिटी जो है वो अपनी बात मनवाती है। तो इस चीज़ से भी रक्षा कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि माइनॉरिटी के हित की रक्षा के लिए जो चीज़ भी ज़रूरी है वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कोई मेजॉरिटी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई सोशल ग्रुप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई इंडिविजुअल इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो सबके हितों की रक्षा है, अदरवाइज़ देश का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात कि यदि हम किसी भी देश में मेजॉरिटी यदि माइनॉरिटी को परेशान करती है तो ये दो तरीके का होता है। मैं आपको बताऊं कि एक होता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और दूसरा होता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अब ये इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, भाई आपके स्कूल में गेम्स वगैरह होते होंगे तो आपने देखा होगा कि इंटर स्कूल चैम्पियनशिप, इंट्रा स्कूल चैम्पियनशिप, तो वहीं से आप रिलेट करके इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन उसको कहते हैं जब एक सोशल ग्रुप जो है वो दूसरे सोशल ग्रुप को डोमिनेट करता है, या कास्ट वाइज यदि देखें तो कोई एक रिलीजन के लोग यदि दूसरे रिलीजन के लोगों को डोमिनेट करते हैं तो वो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहलाता है। लेकिन जब सेम कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी के किसी दूसरे लोग को डोमिनेट करते हैं तो ये इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन हो गया। किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, इसको जानने के लिए एक ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है सुनने में, लेकिन ये सच है, ऐसा ही है। आप कहेंगे ऐसा कैसे है? तो मान लीजिए क्या होता है कि इतने तरह के हमारे यहाँ जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी तरह की बुराइयां हम कई बार देखते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप परेशान हो गए इस पार्टी पॉलिटिक्स से कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्रिमोनियस हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक अपने कंट्री में डिक्टेटर को चुन लेते हैं, डिक्टेटर बनाते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इस सनक में यदि आपने ये डिसीज़न ले लिया कि ठीक है ऐसा करते हैं, तो आपको उस समय तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट लॉन्ग रन में बहुत लंबे समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया, क्योंकि कभी भी डिक्टेटरशिप में लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो उस समय आपको पता नहीं चला। तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इस चीज़ से रक्षा करता है। कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इस चीज़ से रक्षा करता है? कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से इस चीज़ से रक्षा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उसको चेंज करना आसान नहीं है, वो इतनी आसानी से बदले नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में ही नहीं है कि भाई हम इस तरह के किसी हम पार्टी पॉलिटिक्स से तंग आ गए हैं तो हम किसी डिक्टेटर को अपने यहाँ, ये हो सकता है दिमाग में आ सकती है बात कि ठीक है पार्टी पॉलिटिक्स बहुत हो गया और अब देश को बचाना है तो एक डिक्टेटर को चुनना होगा ताकि वो देश की रक्षा कर सके। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि लॉन्ग रन में ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की सुविधा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर को, फंडामेंटल नेचर को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकें। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक चीज़ कही थी कि फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, जिसमें कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और सर्टेन आइडियल्स की बात कही थी। तो ये सर्टेन आइडियल्स क्या हैं इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक बार रफली हम लोग रिवाइज कर लें। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था कि फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, जिसमें हमने ये कहा था कि इसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से ही मतलब नहीं है, बल्कि जितने भी डाइवर्स सोशल ग्रुप के लोग हमारी कंट्रीज़ में रहते हैं वो सब इस एक चीज़ के ऊपर अग्री हो सकते हैं कि ठीक है कौन कौन से आइडियल्स हमारी कंट्री के लिए बेहतर होंगे। दूसरा है कि नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इस चीज़ को बखान करता है कॉन्स्टिट्यूशन।
तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर। यदि कोई इंडिविजुअल, यदि कोई पॉलिटिकल लीडर, यदि कोई मेजॉरिटी अपने पावर को इस्तेमाल करता है दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करने के लिए, तो इस चीज़ से रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करती है। नेक्स्ट है कि इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। और सबसे अंत में हमने डिस्कस किया कि सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, और ये हमें खुद से ही बचाती है। ये हमें खुद से कैसे बचाती है ये मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और इस स्पीच में आप पॉसिबल है तो फ्लो चार्ट को बना लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। ये आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी इस चीज़ में कि आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और वैसे भी बच्चों जब कभी भी बैठिए तो नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, ताकि जो कुछ भी लेक्चर में आप सुन रहे हैं और आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको यदि आप लिखेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा पलटा और हमारा रिविज़न हो गया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।